प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। 3 दिन पहले इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। डॉक्टर साहब, इस बच्ची के अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। यकीन मानिए डॉक्टर साहब, पिछले 1 महीने से इसने एक शब्द भी नहीं कहा है। खाने के लिए बुलाओ तो बिना किसी भाव के थोड़ा बहुत खा लेती है, कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाती, बस कमरे में किताबों के साथ बैठी रहती है। कॉलेज की इतनी होनहार लड़की, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। कॉलेज का वक्त होता है तो कॉलेज चली जाती है। उसके दोस्तों तक ने मुझे फोन करके बताया कि मानसी किसी से कोई बात नहीं कर रही है। 1 महीना पहले तक जो लड़की दिन रात हंसती चहकती रहती थी, बातें करते नहीं थकती थी, वो अचानक ऐसे कैसे हो गई। इसकी माँ तो दिन रात गणपति बापा के आगे हाथ जोड़े बैठी है। अब तो बस आपका ही सहारा है डॉक्टर मेहरा। महेश देशपांडे जी ने रूंधी आवाज और भीगी आंखों के साथ ये शब्द कहे। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर समीर मेहरा कुछ देर खामोश रहे, फिर शांत लहजे से बोले, मैं मरीज से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। महेश जी ने बेबस नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोले, मानो डॉक्टर साहब को सब सच सच बता देना, मां का ख्याल कर। मानसी यानी मानू ने अपनी पलकों को धीरे से उठाया और एक बार थकी हुई नजरों से देखा। मुंबई यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में पढ़ने वाली 21 साल की लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया होगा कि एक खिलखिलाती हुई चंचल नदी अचानक एकदम सूखी और शांत हो गई। महेश जी बाहर जाते हुए समीर को दिखने लगे। समीर की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 28-29 साल। इतनी कम उम्र में ही बांद्रा जुहू इलाके में एक काबिल साइकियाट्रिस्ट के रूप में उन्होंने काफी नाम कमा लिया था। कई लोगों ने कहा था कि उन पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए महेश जी अपनी बेटी को लेकर यहाँ आए थे। महेश जी के कमरे से बाहर निकलते ही डॉक्टर समीर बड़े ध्यान से मानसी नाम की उस लड़की को देखने लगे। मानसी का रूप साधारण लड़कियों से काफी अलग था। उसकी रंगत एकदम सांवली थी, जैसे मखमली रात का कोई गहरा साया हो। कंधे तक कटे सीधे घने काले बाल, पतली नाजुक बनावट और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव। उसकी आंखों में एक गहरा उदास सन्नाटा तैर रहा था, जैसे समंदर में तूफान आने से ठीक पहले की खामोशी होती है। उसने ढीला ढाला कॉटन का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें उसका चेहरा किसी धुंधले आईने की तरह बेनूर दिख रहा था। डॉक्टर समीर मेहरा अपने पेशे में काफी सफल थे। इतने हैंडसम और कामयाब होने के बावजूद वे अब तक बैचलर क्यों थे, इस बात को लेकर नर्सिंग होम के स्टाफ और सहकर्मियों के बीच अक्सर कानाफूसी चलती रहती थी। अगर कोई थोड़ा कान लगाए तो कई तरह की बातें सुनने को मिल जाती थी। कोई कहता शायद तलाकशुदा होंगे, तो कोई फुसफुसाकर कहता, अरे जिन्हें हर फूल की महक पसंद हो वो भला किसी एक फूल से बनकर क्यों रहेंगे। हालांकि ये सब सिर्फ पीठ पीछे की बातें थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके सामने कोई ऐसी बात कह सके। डॉक्टर समीर अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान लाकर अक्सर एक ही बात सोचते, क्या लोग सिंगल इंसान से मन ही मन जलते हैं और बाहर से सहानुभूति दिखाते हैं, या फिर खुद गृहस्थी और जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में पिसकर वे उसकी आजाद जिंदगी को जलन भरी निगाहों से देखते हैं। खैर जो भी हो, वे एक बेहद समझदार डॉक्टर थे। लोगों के दिलों और दिमाग की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते वे शायद अपने ही दिल की गलियों में झांकना भूल गए थे। अपनी चेयर के आर्म रेस्ट पर हाथ रखे डॉक्टर समीर एक टक मानसी की तरफ देख रहे थे। मानसी को देखकर उनके मन में ख्याल आया कि अक्सर लोग गोरेपन को ही खूबसूरती का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन इस लड़की की सांवली रंगत और उसकी खामोशी में एक अलग ही गहरा आकर्षण था। सांवलेपन में जो ठहराव और सादगी होती है, वह अक्सर बनावटी रंग रूप में खो जाती है। मानसी को देखकर तो समीर को यही लग रहा था। अपनी आवाज को काफी नरम और धीमा करते हुए डॉक्टर समीर बोले, मानसी तुम्हें घमंड नहीं होता? मानसी शायद ऐसे किसी सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए अपने उदासी भरे ख्यालों से बाहर आते हुए उसने अपनी
बड़ी बड़ी आंखों से समीर की तरफ देखा। हल्की सी थकी आवाज में बोली, घमंड किस बात का? समीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं जहां तक जानता हूं खूबसूरत लड़कियों में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, और तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तो क्या तुम्हें बिल्कुल घमंड नहीं होता? मानसी ने थोड़ा अचरज से कहा, आप मजाक कर रहे हैं? समीर ने अपने दोनों कान पकड़कर ड्रामेटिक अंदाज में कहा, अरे बाप रे, तौबा करो, खूबसूरत लड़कियों के सामने तो मैं बड़ा बेबस हो जाता हूँ। मजाक तो दूर की बात है, डर के मारे मेरे पैर कांपने लगते हैं। खैर छोड़ो, तुम खूबसूरत हो, इससे मेरा पेट तो भरने वाला नहीं। तुम्हारे पिताजी से जो मैं डॉक्टर की फीस वसूलूंगा, कम से कम उसका कोई जरिया तो बना दो, वरना वो भी कहेंगे कि डॉक्टर ने किया ही क्या है। तुम्हें तो पता ही है मेरी कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिस तो है नहीं। वैसे भी हम लोगों की दिक्कत यह है कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। लोग सोचते हैं क्या हम पागल हो गए हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं? इसलिए दिन के आखिर में हमारी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। तुम्हारे पिताजी को देखकर तो लगा कि तुम लोग काफी अच्छे घर से हो, तो फिर मेरे पीठ पर ऐसे लात क्यों मारना चाहती हो मानसी? अगर तुम अपने इस तरह चुप रहने की वजह मुझे बता दो तो घर जाकर मुझे भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी। मानसी इस बात पर सचमुच थोड़ा सा हंस पड़ी और बोली, आप सच में डॉक्टर है या कोई कार्टून कैरेक्टर? समीर ने अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, मुन्ना भाई जैसा डॉक्टर हूं। सो प्लीज मेरी मदद करो ना, बताओ तुम अचानक ऐसे चुप क्यों हो गई? मेरा मतलब है तुम कुछ भी कर सकती थी, बाथरूम में जाकर जोर जोर से गाने गा सकती थी, गणपति विसर्जन वाले डांस कर सकती थी, पर ये सन्नाटा क्यों मानसी? मानसी ने बिना पलक झपकाए समीर की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मान लीजिए आप किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। मान लीजिए कि आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और पूरे कॉलेज को पता है कि वो आपका पक्का पार्टनर है, और फिर अचानक एक दिन आपको पता चले कि वो सिर्फ आपका ही नहीं है बल्कि कई और लोगों का भी है। उसकी बाइक के पीछे वाली सीट सिर्फ आपके लिए नहीं थी, वहां कोई और भी नियमित रूप से बैठ रहा था, तब आप क्या करेंगे? समीर ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर पापा के पास बहुत पैसा हुआ तो उनसे कहूंगा कि एक 4 पहिया कार खरीद दे। अगर थोड़े कम पैसे हुए तो स्कूटी, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अपनी पॉकेट मनी जोड़कर खुद ही साइकिल खरीद लूंगा। बेवजह किसी और की बाइक के पीछे बैठना मुझे पसंद नहीं। मानसी बुरी तरह चिढ़कर बोली, आप सच में डॉक्टर हैं? मुझे तो यकीन करने में भी तकलीफ हो रही है। मन का इलाज करने आए हैं, लेकिन इंसान के दिल और दिमाग की गलियों की आपको कोई खबर ही नहीं है। पापा ने जिद की, इसलिए मुझे ऐसे शौकिया साइकियाट्रिस्ट के पास आना पड़ा। आप लोग तो बस इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाकर पैसे कमाने के चक्कर में बैठे रहते हैं। अब यकीनन आप मुझे एक नींद और डिप्रेशन की दवाइयां लिख देंगे ताकि मैं उन्हें खाकर सो जाऊं और आसानी से सब भूल जाऊं। सुनिए डॉक्टर, मेरे लिए रोहन को बुलाना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं रोहन से प्यार करती हूँ, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन फिर भी आई रियली लव हिम। हालांकि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पूरे 1 साल तक मेरे साथ प्यार का नाटक करने के बाद अब वो रीना का हाथ पकड़कर कॉलेज में आ रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। दोस्त मजाक में कह रहे हैं, क्यों मानसी, रोहन की नई गर्लफ्रेंड को देखा क्या? मानसी थोड़ी उत्तेजित और भावुक हो गई। समीर समझ गए कि यही सही मौका है। समीर ने पूछा, अच्छा मानसी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अगर तुम मर जाओगी तो रोहन को बहुत दुख होगा? नहीं, मतलब मैंने सुना कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर समीर ने थोड़ा फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पापा अभी बाहर बैठे हैं। मैं तुम्हें ऐसी कोई मेडिसिन लिख देता हूँ जिसकी 20 एक गोलियां एक साथ खाते ही तुम मर जाओगी। लेकिन आर यू श्योर कि रोहन को इससे दुख होगा, या फिर वो सुकून की सांस लेगा कि चलो
अब अपनी एक्स को रोज रोज आंखों के सामने नहीं देखना पड़ेगा। कौन सा सही लगता है, थोड़ा सोचकर बताओ। ऐसा तो नहीं है कि तुम हंसती खिलखिलाती रहो, कॉलेज में टॉप करो और ये सब देखकर रोहन अपसेट हो जाए। असल में मैं तो उसे जानता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मानसी ने अपना सिर झुका लिया और हाँफते हुए बोली, मैंने भी यही सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो रोहन एकदम टूट जाएगा, पछतावे और अपराध बोध में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उसे फोन करके कहा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ तो उसने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, गो टू हेल, तुम्हारे लिए अब मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं बची है। आप सोच सकते हैं, इस रोहन से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी क्यों कहूँ, आज भी करती हूँ। इसलिए तो सुसाइड करने से पहले मैंने उसके सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे ताकि पुलिस को कभी पता ना चले कि मेरी मौत के लिए रोहन जिम्मेदार है। मानसी फिर से खामोश हो गई, शायद पुरानी यादों के भंवर में खो गई थी। समीर ने कहा, इसका मतलब रोहन के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? अब तो तुम्हें नींद की दवाइयां देने का कोई फायदा नहीं है। मतलब तुम मर भी जाओगी तो भी उसके दिल में कोई एहसास नहीं जागेगा। तो फिर अब क्या किया जाए बताओ? मानसी बेचैन होकर बोली, मैं भी तो दिन रात यही सोच रही हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए वो पुरानी फीलिंग्स वापस कैसे जगाऊं। दोस्त कहते हैं कि वो तो एक नंबर का प्ले बॉय है, किसी भी लड़की से उसका रिलेशन बेमुश्किल 3 महीने टिकता है। उस हिसाब से तो मेरा रिश्ता लंबा चला, पूरे 1 साल तक टिका रहा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मानसी बोली, मैं रोहन को फिर से अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहती हूँ और ये बात मैं किसी से कह भी नहीं पा रही हूँ। तकलीफ बस इसी बात की है, रोहन ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, ये मैं सोच भी नहीं सकती। समीर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देखो मेरी फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी, समझी? दरअसल तुम्हारी केस हिस्ट्री देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ आउटडोर शूटिंग भी करनी पड़ेगी। खर्चा तुम्हारा ही होगा। मेरी तो वैसे भी प्रैक्टिस बहुत खराब चल रही है ना। देखना, रोहन तुम्हें खुद फिर से कॉल करेगा। अगर तैयार हो तो बताओ, एक आखिरी कोशिश करके देख सकते हैं। मानसी की बड़ी बड़ी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। ये साफ जाहिर था कि लड़की कई रातों से सोई नहीं है। मानसी ने चुपचाप 2-3 बार अपने नाखून कुड़ेदे, फिर थोड़ी तेज आवाज में बोली, डन। रोहन तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करता, हमेशा बिजी बताता है। उस दिन पापा के फोन से कॉल किया था तो उसने बिना सोचे समझे उठा लिया था, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज सुनी उसने फोन काट दिया। मुझे लगता है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। रोहन के दिल में मेरे लिए वही पुरानी फीलिंग्स वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए कितना खर्चा होगा? समीर ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए कहा, तो फिर सुनो, संडे को मेरा क्लिनिक बंद रहता है। उस दिन मैं खुद को वक्त देता हूँ। आज से संडे के दोपहर या शाम तुम्हारी हुई। थोड़ा पता लगाओ कि रोहन संडे की शाम को मुंबई में कहाँ जाता है। तुम और मैं वहीं चलेंगे। मानसी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन रोहन ने अगर आपको मेरे साथ देख लिया तो वो मुझे गलत समझेगा, मुझे अपने से और दूर कर देगा। फिर उसके दिल में फीलिंग्स कैसे वापस आएंगी? समीर ने चिढ़ने का नाटक करते कहा, समझ गया, बाहर घूमने जाने का, रेस्टोरेंट का खर्चा और गाड़ी का भाड़ा तुम्हें देना पड़ेगा, इसलिए तुम अब पीछे हट रही हो, है ना? मानसी एकदम तंग आकर बोली, इसलिए आजकल लोगों का डॉक्टरों पर से भरोसा उठ गया है। इंसान के दुख और तकलीफ के वक्त भी आप लोग पैसों का हिसाब किताब लगाना नहीं छोड़ते। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आम इंसान आपको भगवान का दर्जा देता है और आप इस नाजुक मौके पर भी उन्हें लूटने में लगे रहते हैं। समीर ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, फिर मेरे 1000 रुपए फीस दो और घर जाकर रोहन को अपने पापा या चाचा के फोन से कॉल करके अपनी बेइज्जती करवाओ। मैं तुम्हारे पापा से कह देता हूँ कि आपकी बेटी का इलाज मेरे बस की बात नहीं है। मानसी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, आपके जैसा बदतमीज डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, बिलीव मी। समीर ने होठों के कोने में हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, सब यही कहते हैं। मानसी बाहर जाने के लिए मुड़ी, फिर अचानक रुककर वापस आई और बोली, ठीक है, डन। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। एट एनी कॉस्ट मुझे रोहन वापस चाहिए।
समीर ने हल्के अंदाज में कहा। देखो, बाद में अपनी बात से पलटना मत। रास्ते में बाहर निकलकर मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मानसी ने बेबसी से धीमी आवाज में कहा, ठीक है। बाहर आकर महेश जी ने डॉक्टर की फीस दी और उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, क्या समझा डॉक्टर साहब? डॉक्टर समीर ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मुझे 2-1 महीने का वक्त दीजिए, आपकी बेटी को एकदम ठीक कर दूंगा। कोई दवाई या प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा आपने? महेश जी ने थोड़े अविश्वास से समीर की तरफ देखा। समीर बोले, 2 महीने अभी ऑब्जर्वेशन में रखूंगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो काउंसलिंग करेंगे, दवाइयां अभी नहीं देनी है। बाहर निकलने से ठीक 1 पल पहले महेश जी की नजर बचाकर समीर ने फुसफुसाकर कहा, अपना फोन नंबर लिख कर दे जाओ, वरना कांटेक्ट कैसे करूंगा। मानसी ने कागज खींचा, उस पर अपना नंबर लिखा और क्लिनिक के बाहर आ गई। इस डॉक्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं कर पाई थी। उसे वह पूरा धंधेबाज इंसान लगा जो रोहन से मिलवाने का झांसा देकर उसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी लगभग 1 महीने के लंबे सन्नाटे के बाद आज मानसी दिल खोलकर इतना बोली थी। इसलिए शायद सीने पर पत्थर की तरह टिका हुआ दर्द थोड़ा ही सही पर कम जरूर हुआ था। उसने मुंबई की खुली हवा में सुकून की सांस ली। इन पिछले कुछ दिनों में तो सांस लेते वक्त भी उसे ऐसा लगता था मानो हवा में सिर्फ रोहन के धोखे और बिखरे हुए भरोसे की बदबू फैली हो। इसलिए आसमान की तरफ ठीक से देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, न ही जीने की चाह बची थी। पर इस लालची और धंधेबाज डॉक्टर से बकबक करके सीने की बाई तरफ का दर्द थोड़ा ही सही पर कम जरूर हुआ था। गाड़ी में बैठने से पहले पापा ने बड़ी हिफाजत और प्यार से पूछा, वड़ा पाव खाएगी बेटा? तुझे तो बहुत पसंद है ना? पापा की बेबस और फिक्रमंद आंखों की तरफ देखकर मानसी को अंदर तक तकलीफ हुई। इन पिछले कुछ दिनों में रोहन रोहन करते करते उसने अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं की थी। वे दोनों भी उसके इस हाल में कितने तड़प रहे हैं, यह एहसास आज मानसी को पहली बार हुआ। उसने पापा की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ पापा, बिल्कुल खाऊंगी, और मम्मी के लिए भी पैक करवा लीजिए। पापा की आंखों में सुकून और संतोष की एक चमक आ गई। ऐसा लगा मानो सिर्फ मानसी के खाने की बात मान लेने भर से ही दुनिया की सारी खुशियां पापा की झोली में आ गिरी हो। घर लौटकर मानसी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, उसका फोन बज उठा। अरे मिस मानसी, मैं डॉक्टर समीर मेहरा बात कर रहा हूँ। मानसी की भौवें चिढ़ से तन गई। इस इंसान का सब कुछ जानने वाला रवैया उसे शुरू से ही बहुत इरिटेट कर रहा था, लेकिन फिलहाल वह मजबूर थी। इसके साथ फालतू की बातें करके कम से कम उसके सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ था। इसीलिए चिढ़ते हुए भी बोली, बोलिए। समीर ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा, तो फिर अपना प्लान पक्का कर ले। मतलब कल मैं तुम्हारे कॉलेज के छुटने के वक्त आ रहा हूँ। जरा रोहन को देख परख तो लूं कि वो बंदा है कैसा। मानसी को हाँ या ना कहने का मौका तक नहीं मिला। उससे पहले ही समीर बोल पड़े, मैं अपनी बाइक में आऊंगा तो कम से कम 500 रुपया पेट्रोल के और मेरे वक्त के रख निकालना। मानसी ने झल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ दे दूंगी पैसे, आप पैसों को लेकर इतना टेंशन मत कीजिए। अगले दिन जब समीर बाइक लेकर मानसी के कॉलेज के गेट के पास आकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 29 साल है। वे एकदम कॉलेज स्टूडेंट जैसे लग रहे थे। मानसी ने दूर से गौर किया कि रोहन उन दोनों को ही देख रहा था। समीर ने दूर इशारा करते हुए कहा, वो जो आवारा किस्म का ब्लैक शर्ट पहने लड़का खड़ा है वही रोहन है ना? मानसी, सच कहूं तो तुम्हारी पसंद की तारीफ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस और करियर ट्रैक देखकर लगता है कि अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो तो मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकती हो। और वो लड़का अगर बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत कर ले तो किसी तरह पासिंग मार्क्स ला पाएगा। और तुम जैसी इतनी समझदार और खूबसूरत लड़की उसने उस प्लेबॉय को इतनी अटेंशन दे रखी है। धत तेरी, तुम लड़कियां भी ना जाने इतनी बेवकूफ और इमोशनल क्यों हो जाती हो, भगवान जाने। मानसी ने गुस्से से उसकी वकालत करते हुए कहा, रोहन अगर चाहे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, पर वो कॉलेज यूनियन का लीडर है, इसलिए उसे पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता।
समीर ने होठों के कोने में हल्की मुस्कान लाकर तंज कसा। और तुम्हें भी पढ़ाई का वक्त नहीं मिल रहा है? रोहन ने तो सोच ही लिया है कि वो हर साल फेल होकर इसी कॉलेज में टिका रहेगा। तो तुमने भी शायद वही कसम खा रखी है। क्या बात है, दोनों मिलकर फेल होने की कंपटीशन कर रहे हो। वाह बॉस, तुम्हारा ये निस्वार्थ प्यार देखकर तो महाभारत की गांधारी भी शर्मा जाए। वो सोचेंगी कि उन्होंने तो दृष्टिहीन धृतराष्ट्र के लिए जिंदगी भर आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन हमारी मानसी तो इस फेलूराम रोहन के चक्कर में खुद अपने हाथों अपना करियर बर्बाद कर रही है। इतना तो मैं भी नहीं कर पाता, मानना पड़ेगा तुम्हें। फिर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जो भी हो, वैसे अगर मेरी बात करो तो मैं तुम्हें कभी अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में तो चुनता ही नहीं, क्योंकि ऐसे रोने धोने वाली और पढ़ाई लिखाई से दूर भागने वाली लड़की मेरी पसंद बिल्कुल नहीं है। मानसी ने दांत बीचते हुए कहा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको पसंद करती हूं? रोहन इसी तरफ आ रहा है, क्या करना है बताइए जल्दी, या फिर जब तक 500 रुपए नहीं मिलेंगे तब तक नहीं बताएंगे। समीर ने कहा, फटाफट मेरी बाइक के पीछे बैठो। मानसी थोड़ा हिचकिचाते हुए बाइक पर बैठ गई। समीर ने तुरंत कहा, रोहन की तरफ देखो और एक हल्की सी मुस्कान दो, क्विक। मानसी ने कहा, हंसू क्यों? समीर ने फिर बोला, प्लीज मानसी, तुमने कहा था ना तुम मेरी बात मानोगी। पीछे से रोहन की कड़कड़ाती आवाज सुनाई दी, अबे ये बंदा कौन है बे, कॉलेज में घुसकर नौटंकी कर रहा है। मानसी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, रोनिता, उसे बोल दे कि उसे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात शायद रोहन के कानों तक पहुंच भी गई। समीर ने बाइक थोड़ा आगे बढ़ाई और कॉलेज के बाहर आकर रोक दी। मूवी देखोगी? मानसी ने थोड़ा सोचकर कहा, इसका फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, मैं अब भी रोहन से प्यार करती हूं। समीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा ना तुम मेरी पसंद बिल्कुल नहीं हो, सो नो टेंशन। वैसे भी तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, सेकेंड टर्म में अच्छा रिजल्ट तो ला नहीं पाओगी, इसलिए तुम जिंदगी भर रोहन जैसे लड़के की ही गर्लफ्रेंड बनकर रह जाओगी, जिसकी खुद की कोई पहचान बनाने की चाहत ना हो। मैं उसकी दिल से इज्जत नहीं कर सकता। सॉरी मानसी, तुम जैसी लड़कियां बस बेल की लता की तरह किसी पेड़ से लिपट कर जीना चाहती हैं, फलाना की बेटी, धमकाना की गर्लफ्रेंड या पत्नी बनकर जीने में ही तुम्हें स्वर्ण की प्राप्ति महसूस होती है। ना मानसी, मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। बल्कि देखो, वो जो औरत वहां अपने हाथों से बांस की चीजें बनाकर बेच रही है ना, मैं उसे एक सच्चा कलाकार मानता हूँ। मानसी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। क्या समझता क्या है इस समीर उसे? क्या वो किसी काम की नहीं है? डॉक्टर है तो क्या किसी को कुछ भी बोल देगा? सिर्फ रोहन को वापस पाने की खातिर ही मानसी समीर की इन कड़वी बातों को दांत भींचकर बर्दाश्त कर रही थी। मूवी, पॉपकॉर्न और डॉक्टर समीर के तानों की बौछार, इन सब के बाद मानसी ने खुद में एक बात महसूस की कि रोहन के बिना भी वो इतनी बेबस नहीं है जितना वो पिछले 1 महीने से समझ रही थी। कमरे के अंधकार में बैठकर जो वक्त उसने बर्बाद किया था, शायद समीर ने सही कहा था। अगर वो ध्यान देकर पढ़े तो मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकती है, क्योंकि उसके 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट्स को देखकर पापा आज भी सीना चौड़ा करके गर्व करते हैं। रोहन ही तो हमेशा कहता था, पढ़ लिख कर क्या करोगी मानसी, और इसी चक्कर में वो पढ़ाई में काफी पिछड़ गई थी। लेकिन अगर आज से फिर शुरुआत की जाए तो कोई देर नहीं हुई है। वह समीर को साबित करके रहेगी कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं। समीर का ये सारा घमंड तोड़कर चकनाचूर कर देगी। वो दिखा देगी कि अपनी खुद की पहचान बनाने की काबिलियत उसमें पूरी तरह है। समीर से मुलाकात को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। हर बार समीर ने अपने वक्त की पूरी कीमत ली थी और मानसी ने भी उसकी फीस चुकाई थी। लेकिन फिर भी अब समीर मानसी को कोई लालची या धंधेबाज डॉक्टर नहीं लगता था। सामने ही उसके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स थे, इसलिए समीर ने कहा था कि वो अब सिर्फ संडे के संडे 1 घंटा ही उसके साथ बिताएगा। बाकी पूरा वक्त मानसी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन पापा मम्मी से फुसफुसाकर कह रहे थे, मेरे कई कलीग सच कहते थे, डॉक्टर समीर मेहरा वाकई बहुत बेहतरीन साइकेट्रिस्ट है। मानू में ये बदलाव देखकर मुझे एहसास हुआ है कि बात सच है। लड़की अब कितनी चंचल और जीवंत हो गई है।
माँ ने अपने माथे में हाथ लगाकर बप्पा को याद करते हुए कहा, बस किसी की नजर न लगे। कुछ दिन पहले तो हम उसे लगभग खो ही चुके थे। भगवान ने मेरी बच्ची को वापस लौटा दिया। सेकेंड टर्म के एग्जाम्स में मानसी ने अपनी पूरी स्ट्रीम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए। समीर ने जैसे ही खबर सुनी मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, पर इससे तो रोहन को बहुत दुख हुआ होगा। वैसे उसका क्या रिजल्ट रहा? मानसी ने दांत भींचते हुए कहा, ना, वो पास नहीं हो पाया। समीर ने चुटकी लेते हुए कहा, ना करे पास, पर स्टिल यू लव हिम। अच्छा एक बात बताओ, पिछले 1-1.5 महीनों से रोहन के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जगाने का जो नाटक हम कर रहे थे, क्या वो फीलिंग सच में वापस आई? मानसी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोली, रोहन ने 2 बार कॉल किया था, मैंने रिसीव नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं हुआ। कॉलेज में भी एक दिन उसने अपनी गलती मानकर माफी मांगी थी, पर मैंने उसे कोई घास नहीं डाली। मेरे पापा का मुझे लेकर एक सपना है जिसे मैं भूलने लगी थी। आपने आकर मुझे वो सपना फिर से याद दिला दिया। और एक बात मिस्टर मेहरा, मानसी अगर ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है, यह बात आपको माननी पड़ेगी। समीर ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे ये तो मेरे इलाज का असर हुआ है, इसका क्रेडिट भी तुम मुझे नहीं दे रही। और उधर रोहन वापस तुम्हारे पास आना चाहता है, फिर भी तुम नखरे दिखा रही हो। मानसी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें रोहन को वापस अपना लेना चाहिए। इस फालतू पढ़ाई लिखाई के चक्कर में तुम अपने असली मकसद से भटक रही हो। तुम्हारा इकलौता गोल तो रोहन को वापस पाना था ना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मानसी बोल पड़ी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूं। पहले अपना करियर बनाऊंगी, उसके बाद कुछ और सोचूंगी। समीर ने थोड़ा जोर देकर कहा, फिर भी तुम रोहन से तो अब भी प्यार करती ही हो ना, इसलिए तुम्हें उसे माफ करके अपना लेना चाहिए। मानसी ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी धोखेबाज से मैं प्यार नहीं करती। वे तो मुझे छोड़कर चला ही गया था ना। जब मैं दिन रात रोती थी, कॉलेज नहीं आती थी, खुद को खत्म कर लेना चाहती थी, तब तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब वो देख रहा है कि मेरे आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए हैं, होठों का दर्द अब खिलखिलाती मुस्कान में बदल चुका है और मेरी आवाज में जिंदगी की नई तरंग जाग उठी है, तब वो वापस भाग कर आ रहा है। असल में जानते हैं क्या, मुझे अपने बिना तड़पता देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। अब जब उसे पता चला है कि मैं उसके बिना भी हंसकर जी सकती हूँ, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई है। मेरी इस मुस्कान ने उसके उस बीमार सुकून को छीन लिया है, इसलिए वो वापस आ रहा है। लेकिन मिस्टर मेहरा, मैं अब उस टूटे फूटे रिश्ते की चौखट पर दोबारा कदम नहीं रखूंगी। मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। टूटे हुए गिटार में नया सुर पिरोना चाहती हूँ। समीर ने मानसी का हाथ थामते हुए बड़ी आत्मीयता से कहा, कोई ना कोई जरूर आएगा मानसी, तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान जरूर आएगा। लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्यार खुद से करो। किसी भी मोड़ पर जिंदगी से हार मानकर खुद को मिटाने का ख्याल दिल में मत आने देना। रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, पर किसी के लिए भी अपनी जिंदगी की रफ्तार को थमने मत देना। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल एक बार नरीमन पॉइंट आएंगे, आपसे एक बात कहनी थी। समीर ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता मानसी। मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने अपनी तय फीस के बदले सिर्फ तुम्हारा इलाज किया है। माना कि मेरा तरीका थोड़ा अलग था, पर याद रखो कि तुम मेरी किसी बात के लिए कर्जदार नहीं हो। तुमने मेरी पूरी फीस चुका दी है। अब तुम्हें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। एक आत्मविश्वासी मानसी देशपांडे, और अब हमारा नाम मिलना ही बेहतर होगा। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के 500 रुपए तो आप लेना ही भूल कर जा रहे हैं। समीर ने बाइक संभालते हुए कहा, वो 500 रुपए मेरी तरफ से मरीज को इनाम है, नरीमन पॉइंट पर जाकर समुद्र देखने और पॉपकॉर्न खाने के लिए। मुझे एक डॉक्टर के तौर पर जिताने के लिए शुक्रिया मानसी। तुम अकेले खुश रहना सीख गई हो, तुमने मुझे जीत दिला दी है। समीर की बाइक मानसी की आंखों के सामने से ओझल हो गई। उस संडे समीर नरीमन पॉइंट नहीं आए। मानसी ने अकेले ही समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखा, पॉपकॉर्न खाए और घर लौट आई। घर पर पापा ने थोड़े दुलार भरे गुस्से से कहा, मुझे तो साथ लेकर नहीं गई।
लगभग 1 हफ्ता बीत गया था। समीर उसका फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। उन्होंने आखिरी मैसेज भेजा था, बी हैप्पी मानसी, प्लीज दोबारा कॉल मत करना। डॉक्टर और बीमारी से दूर रहना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं एक दूसरे क्रिटिकल केस में बिजी हूं। ऑल द बेस्ट। मानसी ने तुरंत रिप्लाई किया, इतनी आसानी से भूल गई मुझे? क्या मैं सिर्फ एक मामूली पेशेंट थी आपके लिए? पर समीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार तंग आकर और थोड़ी गुस्से से मानसी सीधे समीर के बांद्रा स्थित क्लिनिक पहुंच गई। मानसी बिना किसी की परवाह किए सीधा पर्दा हटाकर अंदर कैबिन में दाखिल हो गई। पीछे से कंपाउंडर चिल्लाता रह गया, मैम प्लीज रुकिए। पर मानसी को आज समीर से अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। अंदर दाखिल होते ही मानसी ने देखा डॉक्टर समीर मेहरा अपनी टेबल पर बैठे एक फाइल देख रहे हैं। समीर ने मानसी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही शांत और गंभीर मुस्कान थी। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना मानसी, अब तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, समीर ने बेहद धीमे और सहज स्वर में कहा। मानसी की आंखों में हल्की सी नमी और ढेर सारा गुस्सा था। वह टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। आप मेरा फोन क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और वो मैसेज, डॉक्टर और बीमारी से दूर रहना अच्छा होता है, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक बीमारी या फीस देने वाली पेशेंट थी? समीर अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर मुंबई की शाम धीरे धीरे ढल रही थी और दूर समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने मुड़कर मानसी की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या बेपरवाही नहीं थी, बल्कि एक बेहद सुकून भरी चमक थी। मानसी, समीर ने बहुत शांत और गंभीर आवाज में कहा, जब तुम पहली बार इस कमरे में आई थी तब तुम एक बिखरी हुई लड़की थी जो किसी और के धोखे को अपनी किस्मत मानकर अपनी जिंदगी खत्म करने चली थी। उस दिन मुझे तुम्हें सिर्फ ठीक नहीं करना था, मुझे तुम्हें ये याद दिलाना था कि तुम्हारी अपनी एक अलग पहचान है, तुम्हारी अपनी एक कीमत है। और अब? मानसी ने नमी भरी आंखों से पूछा। अब जब मैं ठीक हो गई हूं तो आप मुझे इस तरह अजनबी बनाकर दूर क्यों फेंक रहे हैं? क्या मेरे वजूद की कीमत सिर्फ आपकी फीस तक ही सीमित थी? समीर हल्के से मुस्कुराया, वही पुरानी समझदार मुस्कान। नहीं मानसी, तुम्हारी कीमत बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना जरूरी है। अगर मैं आज तुम्हारी जिंदगी में रुका तो तुम रोहन के दिए जख्म से तो उबर जाओगी, लेकिन जीने के लिए हमेशा समीर मेहरा का सहारा तलाशोगी। तुम एक बैसाखी से निकलकर दूसरी बैसाखी पकड़ लोगी और मैं तुम्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं देखना चाहता। मानसी खामोश होकर समीर को देखती रही। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। समीर ने अपनी टेबल से अपनी डायरी उठाई और बैग में रखते हुए कहा, मैं बांद्रा का एक क्लिनिक बंद कर रहा हूं। मैं दिल्ली के एक रिसर्च सेंटर में ज्वाइन कर रहा हूं। अगले हफ्ते ही दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूं। मानसी का दिल धक से रह गया। आप हमेशा के लिए जा रहे हैं? हाँ, समीर ने मानसी के करीब आकर उसके सिर पर एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह हाथ रखा। तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम किसी के बिना भी चमक सकती हो। अब तुम्हें किसी डॉक्टर, किसी रोहन या किसी समीर की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ खुद की जरूरत है। समीर ने अपना बैग उठाया, अपने कैबिन की लाइट ऑफ की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलने से ठीक पहले वे रुके और मुड़कर बोले, अलविदा मानसी, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तुमने अकेले खुश रहना सीख लिया है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। समीर क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकल गए। मानसी कुछ देर उस खाली केबिन में अकेली खड़ी रही। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर गालों पर ढलक गया, लेकिन इस बार चेहरे पर कोई दर्द या बेबसी नहीं थी। वह क्लिनिक से बाहर निकली। मुंबई की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। मानसी ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। समीर भले ही उसके जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुके थे, लेकिन वे मानसी को एक ऐसी आंधी बना गए थे जिसे अब कोई रोहन या कोई तूफान रोक नहीं सकता था। मानसी धीरे धीरे कदमों से बाहर की तरफ आ गई। उसके कानों में अचानक उस डॉक्टर की आवाज गूंज उठी, खुद से प्यार करो मानसी, अपनी पहचान बनाओ, तुम सब कुछ कर सकती हो। शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी अजनबी राह में उसकी मुलाकात अपने उस डॉक्टर से फिर कभी हो जाएगी जिसने उसे
नई सिरे से जीने का मंत्र सिखाया था। ना, अब वह बेवजह उसे नहीं ढूंढेगी। समीर उसकी यादों में उसकी ताकत बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। बस यहीं तक थी ये कहानी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर साथ रहने की आशा करूंगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।